Hi everyone, I'm Dr. Palki Sharma. I'm a cosmetic dermatologist. I'm also the founder and chief consultant at PS Body Skin and Hair Clinic. और आज हमारे साथ हैं रिधिमा अरोरा. She is an author, she's a TEDx speaker, and she's also a nutritionist as well as founder of Namya Foods. Welcome, Riddhima. Thank you so much and thank you for that introduction. You're most welcome. And हम आज जिस बार हमने आई थिंक बहुत सारे सेशंस किए हैं. हमने PCOS के बारे में बात की है, हमने न्यूट्रिशन के बारे में बात की है, हमने नम्या ब्रांड के बारे में भी बात की है. पर आज का जो सेशन है मैं चाहती थी कि वो बिजनेस के बारे में हो, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हो. शार्क टैंक का जो फीवर है आजकल सब पे, और आप शार्क टैंक पे आई भी हैं, which was a very proud moment. जब मैंने I saw you on screen, I felt like oh my god, I know her, and you know मैंने एक सेशन किया था जैसे वो फीलिंग आती है कि अपनेपन की. when I saw you on screen and I was glued to the screen. मैंने पूरा अच्छे से सेशन देखा था and you were so confident और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा. I felt very nice. I felt like कि आपको देख के ऐसा लग रहा था कि अगर आप कर सकते हो तो और भी लड़कियां जो हैं कर सकती हैं. उनको बस थोड़ा सपोर्ट है और गाइडेंस की जरूरत है. तो आज का सेशन हमारा इसी के बारे में. तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे ऑफ कोर्स नम्या के बारे में कि नम्या की शुरुआत कैसे? एक्चुअली मैं काफ़ी बार ये चीज़ शायद बताई भी है मैंने, बट मेरा जो रुझाव था हेल्थ की तरफ वो बचपन से था. बाय बचपन आई मीन जब मैं 20-21 साल की हुई, तो उस समय मैं दोबारा बोल रही हूँ नम्या फूड्स की शुरुआत करने का. मैं बीटेक MBA हूँ. मैं एक ब्रांड मैनेजमेंट जॉब कर रही थी. करीबन 5 साल मैंने काम भी किया और काफ़ी अच्छी पोजीशन पे थी और काम मुझे बहुत पसंद था. तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि क्योंकि मेरे को फूड में इंटरेस्ट है या न्यूट्रिशन में इंटरेस्ट है तो मैं उसे कभी मेन स्ट्रीम करियर बना लूँगी अपना. बट मेरा इंटरेस्ट जो था फूड में, न्यूट्रिशन में, मैंने इनफैक्ट कुछ कोर्सेज किए थे न्यूट्रिशन में जब मैं काम कर रही थी. और ये सब मैंने इसीलिए किया था क्योंकि मैं बचपन में मोटी बच्ची थी और फिर जब बीटेक किया तो समझ में आया कि मुझे PCOD था. तो मैं 86 kg की थी जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी. और जो मुझे पुराना जानते हैं जब में वो सब समझते हैं कि मैं काफ़ी मोटी थी. फिर मैंने करीबन 30 किलो वज़न कम किया. और जब वो वज़न कम किया तो मुझे समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ें जो थी हम गलत कर रहे थे, गलत खाना खा रहे थे. फिर PCOD डिटेक्ट हुआ उस टाइम पर. दिस वाज बैक इन 2012. और उस समय बहुत PCOD के बारे में कोई बात नहीं करता था. जैसे अभी तो फिर भी बहुत अवेयरनेस है, उस समय अवेयरनेस भी नहीं थी. तो खुद से सारा कुछ समझा, खुद से सारा कुछ पढ़ा, कभी पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं ली. तो आई थिंक इंटरेस्ट तो शायद तभी से था. बट फिर 2018 में मेरे फादर बीमार थे काफ़ी और दिस वाज द फर्स्ट टाइम मैं हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम स्पेंड करती थी. तो बहुत एक मेजर गैप मुझे दिखा जहाँ पर एलोपैथी मेडिकेशन और उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते हैं. डॉक्टर्स तो डेफिनेटली नहीं करते हैं. और एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है खाना और हमारी सेहत को लेकर. एक फूड इंडस्ट्री है, एक हेल्थ इंडस्ट्री है और दोनों ही आपस में बात करने को तैयार नहीं है. तो एक बहुत ही बड़ा गैप था उसमें. तो मुझे लगा कि डेफिनेटली हमें ये हाई प्रोटीन लो फैट कुकीज से निकल कर शायद हेल्थ को देखना है. एक फैट फूड में तो नहीं रहना चाहिए क्योंकि उसके अपने रेपरकशंस हैं. तो ऐसा क्या करा जाए कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हेल्थ को मेंटेन कर सकें. द पैनल स्टोरीज कि मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो आयुर्वेदिक हर्ब्स में काम करते थे बट उस बिजनेस को उतना फ्लरिश नहीं किया गया बाय नेक्स्ट जनरेशंस क्योंकि उन्होंने एक अलग स्ट्रीम ऑफ बिजनेस बेसिकली क्रिएट किया. बट वो विजडम था, वो नॉलेज थी इकोसिस्टम में जो अंडर यूटिलाइज थी. अश्वगंधा बिकेम पॉपुलर एज वी से बट बाकी सबको लाइमलाइट नहीं मिला. अच्छा, तो एक फैमिली बिजनेस था, मतलब पहले से एक नॉलेज थी जो अंडर यूटिलाइज थी. ग्रैंडफादर यूज्ड टू डू इट एंड देन पापा वाज नॉट इन्वॉल्वड. ये क्या ही इज बीन इनटू दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम. But I think एक वो पर्सनल भी होना चाहिए जैसे you suffered from PCOS, so and एक कहीं कमी है. He's very insensitive with whatever happened to him. Also, like you know how our parents are, and they're not really bothered about their health. So I got like little, because doctor had told कि भाई इनका तो नहीं है काम, ये तो जा सकते हैं. तो I was 26 that time. मतलब मेरे को नहीं पता था. मेरे को यार ये क्या हो गया. And then I am somebody who will go by inside and say क्या चल रहा है. So then I did a few things and then I had to anyway start
I mean, I was not happy with my job. And I had to do something. ठीक है. नहीं, आई थिंक आपको व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज इफ यू ऑफ कोर्स डेडिकेशन हार्ड वर्क होता है, Yeah. पर वो एक इंटरेस्ट और एक पैशन होना चाहिए. व्हेन Yeah, इट कम्स yeah, टुगेदर yeah. देन ओनली यू Yeah. ग्रो, यू फ्लरिश. तो अब जैसे ये आइडिया तो पुट इन हो गया, तो फिर जो स्टार्टअप था नम्या का, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आई, कुछ सपोर्ट, कुछ इश्यूज, कैसे हुआ, कहाँ यहाँ तक कैसे पहुंचा? बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. सो 2019 एंड में मैंने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाना शुरू करी. और आई रिमेम्बर जनवरी 2020 में हम लोगों ने एक पायलट रन किया जम्मू में, और हम सैम्पलिंग करते थे लोगों को, सेंड आउट करते थे. क्योंकि मैं स्विच करती रहती थी दिल्ली और जम्मू में, तो मैं जब दिल्ली भी काफ़ी टाइम स्पेंड करती थी, वहाँ पर भी पायलट रन किया, सैम्पलिंग करवाई और देखना शुरू किया कि लोगों को फ़र्क आ रहा था. हमारे फैमिली फ्रेंड्स में ही हैं, वो ब्लड थिनिंग डोसेज ले रही थी दैट लेडी, एंड उनको हमने हमारी हाथी दी. तो उनकी जो ब्लड थिनिंग डोसेज जो वो 3 बार ले रही थी दिन में, वो 3 हफ्ते में 1 हो गई. So it reduced by 1/3 in 3 weeks. So that was that first moment when I felt कि जो हम कर रहे हैं या जो हम introduce कर रहे हैं, that actually has some good benefits to it. फिर PCOS, PCODT जो आपने पहले भी देखी है, उसको हमने लॉन्च किया, और जब उसके ट्रायल्स हुए तो आई थिंक रिजल्ट्स वर मैजिकल. वो ऐसे रिजल्ट्स थे जो शायद मैंने खुद ने भी एक्सपेक्ट नहीं करे थे कि हमने शायद इतना अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया है. बट आई थिंक उसके बाद से हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा. बहुत छोटी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी हमारी, हमने एक कमरे में शुरुआत करी थी. और आई रिमेम्बर जब हमने पहली बार अमेजोन पे लॉन्च किया था, आई थिंक दैट वाज फरवरी 2020, एंड दिन में शायद 1 या 2 ऑर्डर आते थे. फिर करीबन 2-3 महीने में वो जो फ्रीक्वेंसी थी वो डबल हुई, ट्रिपल हुई, एंड इन 1 year वी हैड अ ग्रोथ ऑफ 100%. और आई थिंक पेंडेमिक के टाइम पर क्योंकि हेल्थ फूड्स की काफ़ी इंट्रोडक्शन हो रही थी, वहाँ पर हमें ठीक से विजिबिलिटी मिली, लोगों को समझ में आया. और मुझे लगता है हमने बहुत काम तो नहीं किया मार्केटिंग में, बट बहुत ही अप्रिसिएशन मिली जस्ट बिकॉज प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग था, और काफ़ी अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिला. तो आई थिंक बहुत ही ऊपर नीचे जैसा साइकिल होता है, बट आई थिंक इट्स विद एवरीथिंग इन लाइफ. बहुत बुरे दिन भी थे जब दिन में एक भी ऑर्डर नहीं आता था, बहुत अच्छे दिन भी थे कि दिन में 700 ऑर्डर आ रहे हैं. तो बहुत इनकन्सिस्टेंसी थी. बीच में जम्मू बंद हो गया था, लॉकडाउन हो गया था, तो हम बिल्कुल डिस्पैचेस ही नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम एसेंशियल कैटेगरी में नहीं आते थे. You're absolutely right. I think learning experience वो Yeah. पहले का struggle period होता है. It's not Yeah. like you've started up something और Yeah. वो एकदम से shoot up नहीं होता है. सबका struggle होता है. But काफी बार वो struggle जो होता है वो limelight में नहीं आता. Absolutely. सिर्फ end result limelight में आता है. Absolutely. तो अब बात करते हैं शार्क टैंक के बारे में जी. कि शार्क टैंक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. इनफैक्ट शार्क टैंक जो आप टीवी पे देखते हैं या जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं वो उसको स्टूडियो राउंड बोलते हैं. मेरे लिए शार्क टैंक की शुरुआत अगस्त में हुई थी, और जो फाइनल राउंड आप देख रहे हैं वो नवंबर एंड में आया था. तो करीब बहुत सारे इंटरव्यू राउंड्स थे उसके बीच में, बहुत सारी वेरिफिकेशंस हुई कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. करीबन आई थिंक ऑलमोस्ट 68-70,000 एप्लीकेशंस थी जो फाइनल हुई थी, और उसमें से कुछ आई थिंक 180 कंटेस्टेंट्स जो थे वो फाइनलाइज हुए, और उसमें से करीबन 60 के करीब को फंडिंग मिली है. तो आई थिंक बहुत ही लंबी जर्नी थी, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मुझे लगा कि मोर देन गेटिंग एन इन्वेस्टमेंट, आई थिंक अगर आप एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं है, सब लोग पॉजिटिव हैं, कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी एनर्जी होती है. मैं करीबन 5 से 7 दिन बॉम्बे में स्टूडियो में दिन रात थे हम लोग, और वहीं पर सब कुछ हो रहा था. तो आई थिंक बहुत ही अच्छा माहौल था. ऑल्सो द फैक्ट दैट आप किसी भी पोजीशन पे चले जाएं, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक ये सारी चीज़ें, मतलब आई मेट सो मेनी सेलिब्रिटीज़ जो बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही फोकस्ड है अपने काम को लेकर, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है. तो आई थिंक इट्स नॉट ईजी. जो आपको दिखता है टीवी पर, उसके पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं. तो आई थिंक दैट एक्सपीरियंस वाज ब्यूटीफुल. नहीं, एब्सोल्युटली. व्हेन आई सॉ यू ऑन शार्क टैंक, मुझे भी देख के ऐसा लग रहा था दैट यू वर सो कॉन्फिडेंट, क्योंकि बाकी पार्टिसिपेंट्स भी थे एंड एवरीवन हैज डन गुड. सबने बहुत अच्छा काम किया था जो हमें दिखा था.
बट वो वेरी कॉन्फिडेंट, जैसे वो बोल रहे थे क्योंकि आयुर्वेदिक चीजों का जी। थोड़ा सा एक ग्रे जोन में वो रहती है Yeah. कि प्रिवेंटिव मेडिसिन तो ठीक है लेकिन क्योर करेगा कुछ। हाँ, हाँ। तो वो जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे बट वो सो कॉन्फिडेंट। आई थिंक अगर मतलब ऐसा मुझे कॉमन फीडबैक आया, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अब जैसे आप भी दिन रात यही काम कर रहे हैं, आई एम श्योर यू वुड बी इक्वली कॉन्फिडेंट, क्योंकि जब आप अपने हाथों से काम कर रहे होते हो और दिन रात वही कर रहे होते हैं, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब आप खुद ही रिजल्ट्स देख रहे हैं तो आप आई डोंट थिंक यू कैन वेवर, एंड आई एम श्योर यू विल रेप्लिकेट इफ यू डोंट दैट। आई थिंक स्किल बहुत मैटर करती है। ऑफ Absolutely. कोर्स जैसे आपके फीडबैक्स हैं उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बट अगर आपको बिल्कुल बारीक डिटेल्स पता है अपने प्रोडक्ट के बारे में या जैसे हमारे केस में हम लोग जो ट्रीटमेंट्स करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है एंड देन यू हैव द कॉन्फिडेंस, सामने वाले को आप बता सकते हैं कि Yeah. नहीं। मैंने बहुत ही रॉ शुरुआत करी थी, फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग कि ये क्यों है, ये कैसे है, ये किस लिए है, टू एक्सपेरिमेंटिंग, टू गेटिंग अ सर्टिफिकेट, टू सेलिंग इट टू द कस्टमर। तो आई थिंक जर्नी बहुत पहले से थी, तो आई थिंक उस चीज़ की समझ नहीं थी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हो गई, तो आई थिंक दैट हेल्प्स। एब्सोल्युटली। और सबसे फेवरेट शार्क कौन है ये पूछिए, कौन है? I really think Aman is very he's very funny, he's very lively on the set, और वो बहुत ही उनका एक तरीका है बात करने का, वो बहुत ही लाइट रहते हैं। आई थिंक लाइटली रहकर भी सारी चीज़ें मैनेज करना और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिलीवर करना, आई थिंक इट्स एन आर्ट। I think I really thought that he was, and I think if I had Namrita on the panel, I would have loved that because she comes from farm. और शार्क टाइम के बाद रिस्पॉन्स कैसा रहा वर्क बिजनेस? बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था ऑनेस्टली। हमने कई बार नाइट शिफ्ट्स भी लगा ली उसके बाद। करीबन 20 गुना से 25 गुना तक हमारा काम बढ़ा। जितना हम शायद एक महीने में कर रहे थे उतना हम एक दिन में करने लगे थे, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। तो ऑनेस्टली बताऊँ तो हमें शायद टाइम भी नहीं मिला उस चीज़ को सेलिब्रेट करने का, क्योंकि इतना ज़्यादा काम आ गया था। मैं हार्डली 5 घंटे 4 घंटे सो रही थी, 16 घंटे भी काम कर रहे थे, और खाली मैं नहीं, पूरी टीम काम कर रही थी। बट आई थिंक इट वॉज एन एक्सपीरियंस, कभी हमने इतने स्केल पर लास्ट 2-2.5 साल में इतना काम नहीं किया है। तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस आई थिंक बहुत अच्छा था। आई जस्ट विश कि वो स्टेबल हो जाए पर तो हम विल बी एबल टू प्रोग्रेस बेटर। हाँ, आई थिंक क्या होता है जब आप कोई भी स्टार्टअप होता है या कोई भी एक टर्निंग पॉइंट होता है तो उस टाइम पे आप प्रोसेस नहीं करते हो, बिकॉज यार आप बस उसमें एक फुल टाइम हार्ट एंड माइंड के साथ आप उसी में होते हो। हाँ, तो आपको रियलाइज हम नहीं होता ऑब्वियसली एक्चुअली प्रोसेस नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमें नहीं पता। हमें लोग अब आइडेंटिफाई करते हैं एज अ ब्रांड, एज अ फाउंडर मुझे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, बट हम अभी भी वही है, वैसे ही काम कर रहे हैं, शायद तिगुना काम कर रहे हैं। But I think you're right. Actually, we haven't been able to process it so much for now. I can say from a personal experience because जब मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया तो मुझे भी समझ बोला कैसा रहा ये, मुझे कुछ रियलाइज नहीं हो रहा था, मैं बस वो, लेकिन उसके 3 महीने के बाद जब मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए तब मुझे रियलाइज हुआ कि गॉड, मतलब आप स्ट्रेस में होते हो, आपको शायद तब पता नहीं चल रहा होता, बट यू आर अंडर स्ट्रेस। हाँ, जैसे आपने बोला कि अमन की एक बात अच्छी, इतना लाइटली वो काम करते हैं कि ये कोई एक लर्निंग बिट हो सकता है किसी से कि इतना इजीली आप कैसे इतना स्मूथली ग्लाइड करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, जैसे कि यू हैव स्टार्टेड अ बिजनेस, ठीक है, तो हाउ डिफिकल्ट इज इट जनरली, जैसे हम अपनी सिटी के बारे में ही बात करते हैं कि जम्मू में एक लड़की के लिए एक बिजनेस स्टार्टअप कितना डिफिकल्ट होता है? मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू के कॉन्टेक्स्ट में पहली चीज़ है कि अगर आप बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड से नहीं है तो आपके लिए वैसी अपॉर्चुनिटी थोड़ी दूर हो जाती है, एंड आई बी ब्लंट हियर क्योंकि ऐसा है। दूसरा, जम्मू में मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज भी कम है और उस तरह का माहौल भी मुझे ऐसा लगता है कम है, और अगर आप लड़की हैं उसके ऊपर तो एक बहुत ही परमानेंट माइंडसेट है कि आप सेटल हो जाएं, आप अच्छी फैमिली में आपकी शादी हो जाए,
यूजुअली यही एक्सपेक्ट करा जाता है, या आप एक सेफ जॉब में चले जाए, यही 2-4 बातें शायद एक्सपेक्ट करी जाती है। तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कभी आपको डोमिनेटिंग होना पड़ता है, कभी आपको स्पीक अप फॉर योरसेल्फ। तो मैंने बचपन से ही मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रही हूँ, पीपल हू नो मी नो दैट। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी। मैंने आज तक वही किया है जो मेरा I have done whatever I felt like, and also I think I have been privileged to come from a family जहाँ पर मुझे घर नहीं चलाना था। I think ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, और बहुत लोगों के लिए होता है कि उन्हें घर चलाना होता है, उनको EMIs भरनी होती है। मेरे लिए वो ऑब्लिगेशन नहीं थी, और आई थिंक मैं बहुत ही स्वीट स्पॉट में थी इन टर्म्स ऑफ एज। मैं 27-28 साल की थी जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया। मैं अनमैरिड थी, मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी, और मैं एक्सपेरिमेंट कर सकती थी। आई थिंक आई वाज इन द राइट एज टू डू इट, क्योंकि मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस था, थोड़ी नॉलेज थी, थोड़ा बैकग्राउंड था। बट बहुत लड़कियों के लिए वो चीज़ नहीं हो सकती है। पहली चीज़, मैं शायद एडवाइस तो नहीं दे सकती बहुत ज़्यादा, बट आई थिंक कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है बिल्कुल काम करती हैं। पहली चीज़ कि आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये मत सोचें कि आप लड़की हैं कि लड़के हैं, क्योंकि कस्टमर प्रोडक्ट देखने वाला है, फाउंडर का जेंडर नहीं देखेगा। तो आई थिंक वो फ्रेम ऑफ माइंड से निकल कर ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट आपको जस्टिफाई करता है, आपके ब्रांड को जस्टिफाई करता है। तो आई थिंक वो चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा मत सोचो कि आप लड़की हो इसीलिए आपको नहीं करना चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि अपने आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस और अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करना ज़रूरी है, स्पेशली इन जम्मू, क्योंकि हमारा जो इन्फ्लुएंस है वो कई बार डोमिनेट कर सकता है। तो आई थिंक आपको अपनी आवाज़ सिखानी पड़ेगी शायद, आई थिंक इन अ लिटिल मोर ड्रामेटिक वे। और तीसरी चीज़ मैं कहूँगी स्पेशली लड़कियों के लिए कि बाकी सारी आपके एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो हैं वो चलते रहेंगे, बट वो करना जो सच में आपको खुशी दे वो ज़रूरी है, क्योंकि आप बाकी सब चीज़ों में खुश नहीं रह पाएंगे अगर आपकी खुद की आइडेंटिटी नर्चर नहीं है, एंड स्पेशली फॉर दिस जनरेशन आई वुड से दैट। सो या आई थिंक दैट्स व्हाट आई वुड। नहीं, राइटली सेड। आई थिंक जम्मू में थोड़ा ऑप्शंस की कमी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों ने नहीं किया है। मुझे लगता है ऑन द ब्राइटर साइड बहुत सारे नए स्टार्टअप्स, बहुत सारे नए स्टूडियोज खुले हैं, बीट ब्यूटी, बीट लग्जरी, आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जम्मू में आ रही हैं, और बहुत ही यंग जनरेशन जो है वो कर रही है। स्पेशली द लास्ट 2 years मैं जितनी बार वापस आती हूँ जम्मू में देखती हूँ कि कितने सारे नए स्टार्टअप्स खुले हैं। तो आई थिंक चीज़ें आ रही हैं। इफ़ यू आर थिंकिंग आपको फ्लो में आ जाना चाहिए, बिकॉज इकोसिस्टम ऑलरेडी बन रहा है। तो आई थिंक इट्स नॉट दैट बैड। नो, यू आर राइट कि जैसे आई थिंक यंग जनरेशन है, कि बहुत सारी यंग जनरेशन है। मेरी बहुत लोगों के साथ कोलैबोरेशन होती है जो कि बिल्कुल आई थिंक 20-22 साल के हैं बच्चे, और बिल्कुल यंग, आई वुडंट कॉल देम किड्स, सॉरी, आई वुड कॉल देम एडल्ट्स, यंग एडल्ट्स होंगी, लेकिन इतने फोकस्ड हैं, उनको पता है उनको क्या करना है, अपना पॉडकास्ट चला रहे हैं या अपनी कुछ फर्म्स चला रहे हैं, या बहुत सारे क्लब्स के साथ एसोसिएटेड हैं और इंटरव्यूज वगैरह ले रहे हैं। तो आई थिंक हाँ, ये चीज़ आ गई है कि हमें they are able to grasp also, and they are able to understand कि अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या। मुझे लगता है हम इंटरनेट जनरेशन में हैं, और इंफॉर्मेशन इतनी इजीली एक्सेसिबल है, इट्स ओनली अबाउट द इंटरप्रिटेशन नाउ। तो थोड़ा अगर इकोसिस्टम बन जाए तो आई थिंक इंफॉर्मेशन का एक्सेस तो हर किसी के पास है। तो हम बस इतना कह दें कि हम जम्मू से हैं, आई डोंट थिंक दैट्स अ लॉजिकल रीजन, बिकॉज़ इंफॉर्मेशन इज एवरीवेयर। इंफॉर्मेशन इज एवरीवेयर। आई थिंक थोड़ा सा अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं, थोड़ी बहुत, बट वो आपको इतना कोई मेजर स्टेप बैक नहीं है या रोड हर्डल नहीं है। हम अभी मैन्युफैक्चरिंग जम्मू में कर रहे हैं, ऑफ कोर्स स्ट्रगल्स है यहाँ पर, आपको रिसोर्स ढूंढने में टाइम लगता है, कुछ चीज़ें हैं जो शायद विद टाइम इम्प्रूव होगी, बट आई थिंक अपने स्टेट में, अपने शहर में कुछ शुरुआत करना, अपनी जगह पर एम्प्लॉयमेंट देना, आई थिंक दीज आर थिंग्स दैट one should probably consider once they do something. And I think it is comparatively easy
इन अ वे कि कहीं और जाके, क्योंकि आप एक नई जगह पे जा रहे हो, आपका खुद का एडजस्टमेंट है, लोगों के साथ एडजस्टमेंट, आपके पास लैंग्वेज बैरियर आता है। Correct. जैसे जम्मू में है कि इन सब चीज़ों की वजह से ईजी हो जाता है कि अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो शुडंट थिंक ट्वाइस, आप बस स्टार्ट करो। और एक और चीज़ आती है कि जैसे भी हम बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, फेलियर्स होते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है कि कितनी बार ऐसा हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि बार में सब चीज़ें राइट हो गई होगी। आई थिंक अभी भी रोज एवरी डे देयर इज समथिंग दैट गोज रॉन्ग। हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि चीज़ें गलत हो जाती हैं। अभी रिसेंटली कुछ 4-5 महीने पहले हमारा काम बहुत स्लो डाउन हो गया। बहुत ज़्यादा रीज़न समझ नहीं आए, बट ऐसा होता रहता है कि फेलियर्स आते हैं। आई थिंक हमारी अपब्रिंगिंग थोड़ी सी इस तरह की है, हम फेलियर्स को नेगेटिव कॉनोटेशन देकर उसको नेगेटिव इमोशन से अटैच करते हैं। बट आप कुछ भी नया करेंगे, कभी गलत होगा, कभी सही होगा। कभी आप शार्क टैंक पे आ जाएंगे और एकदम से चीज़ें बड़ी हो जाएंगी, कभी ऐसा भी हो सकता है कुछ और हो जाए और चीज़ें एकदम खत्म हो जाए। तो आई थिंक ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक लर्निंग नहीं हो पाएगा, आप लर्न नहीं कर सकते अगर आप फेल नहीं होंगे, तो आपको पता ही नहीं व्हाट वेंट रॉन्ग और आप उसको ठीक कैसे करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली चीजें बहुत अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जैसे कई बार सिचुएशन होती है, कई बार आपकी मैच्योरिटी होती है, कई बार आपकी टीम लीडरशिप, हर समय पर अलग चीज यूटिलाइज होगी आपकी पर्सनालिटी की टू रन योर बिजनेस। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी खुद की, आई एम श्योर यू वुड एक्सपीरियंस, जब से आपने शुरू किया है, आपकी खुद की मैच्योरिटी भी कितनी रही होगी, क्योंकि आप लोगों को मैनेज कर रहे हो, उनके इमोशंस को भी मैनेज कर रहे हो। तो कभी दिन अच्छे होंगे, कभी दिन बुरे होंगे। अगर हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं, ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला कि प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ जेंडर मैटर नहीं करता, प्रोडक्ट मैटर करता है। बट कुछ चीज़ों में बहुत लोग प्रिविलेज नहीं है, उनको आज भी कुछ भी करने से पहले इन बातों को पूछना पड़ता है, स्पेशली लड़कियों को। तो आप मुझे बताओ कि एक अगर किसी ने बिजनेस स्टार्टअप किया, ठीक है, उसके डिसीजंस कितने इन्फ्लुएंस होते हैं फ्रॉम द फैमिली? लाइक आपके केस में कितने इन्फ्लुएंस हुए? मेरे केस में ऑनेस्टली बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं हुए, क्योंकि मैंने खुद ही शुरुआत करी और मेरे पेरेंट्स लिबरल हैं। वो कभी आकर नहीं पूछते कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। मुझे लगता है कि वो इतने ब्रॉड माइंडेड है कि उनको ये समझ है कि बच्चे गलतियाँ भी करेंगे, ठीक भी करेंगे। तो आई थिंक मेरे पास बहुत स्पेस थी, एंड आई अग्री बहुत सारी लड़कियों के लिए वो स्पेस नहीं होगी। बट जब आप बिजनेस करते हैं या फॉर दैट मैटर कुछ भी करते हैं अपनी लाइफ में, अगर आपको पता है आपको वो करना है, तो मुझे लगता है कि आपको लोगों की बातें थोड़ी कम सुननी चाहिए। और ऐसा हो ही जाता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है इन अ सर्टेन डायरेक्शन, तो आप सबकी सुन के तो नहीं आगे बढ़ सकते। तो आई थिंक अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करें, अपने स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी मेंटल कैपेसिटी को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अगर आप किसी पाथ पे चल रहे हैं तो अल्टीमेटली अच्छा होगा बुरा होगा आप ही को फेस करना पड़ेगा। यूजुअली लोग नहीं आते हैं आपके बैड टाइम्स पे। तो मुझे लगता है कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना, अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करना इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको उस मोमेंट पे आप सिचुएशन में ना जाना पड़े कि आपको सबसे पूछ कर, बिकॉज आई थिंक यू नो इट जस्ट मेसेस अप विद योर फाइनल डिसीजन। तो जैसे कि इन योर केस आपकी एक पूरे प्रॉपर टीम है, बट द फाइनल डिसीजन इज ऑलवेज योर्स। You know, I truly believe in the theory that give the steering to the driver. तो मैं इस theory पे बहुत बिलीव करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जो गाड़ी चला रहा है उसी को ही स्टीयरिंग की सौंप देना चाहिए। तो मैं यूजुअली बहुत ही इंडिपेंडेंटली काम करती हूँ। इनफैक्ट अगर मेरा कोई सोशल मीडिया मैनेजर है तो मैं यूजुअली उतना बैंडविड्थ देती हूँ कि आप अपने सारे डिसीजंस खुद लो। बट कहीं कंफ्यूजन आ रही है, कहीं पर डाउट है, तो मेरे पास आओ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप किसी को एक को ओनर बनाते हैं तो ही उस पैशन से, उस इंटेंसिटी से लोग काम करेंगे जिस तरह से आप चाहते हो। आई थिंक यू हैव टू मेक पीपल पार्ट ऑफ योर पैशन, योर ऑब्जेक्टिव, योर मिशन, सो दैट आप उस स्पेस पे चल सकेंगे जिस पे आप चाहते हैं चीज़ों को। आई थिंक मैं बस लोगों को असिस्ट करती हूँ जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि उनको मेरी ज़रूरत है, बट आई जस्ट वर्क ऑन द स्टीयरिंग एंड बाकी सब अपनी अपनी सीट पे बैठ के अपना काम कर रहे हैं। दैट इज गुड। सो फाइनली अगर किसी को अगर आपसे कोई पूछे कि कुछ टिप्स दे दो
कि एक स्टार्टअप के लिए या किसी का स्टार्टअप है और उसको उसी को ग्रो करना है। स्पेशली मैं लड़कियों के बारे में ही बात करूंगी बिकॉज आई थिंक द मेन दे डोंट नीड डायरेक्शन, वो अपना कर रहे हैं, बट जनरली आई थिंक नो जस्ट किडिंग, आई थिंक सबको जरूरत है, हेल्प आज सबको जरूरत है। सो इफ यू कैन शेयर सम बेसिक टिप्स। मुझे लगता है पहली चीज जो बहुत यंग जनरेशन अवॉइड करती हुआ है हार्ड वर्क। बट इफ यू आर वाचिंग दिस, आई एम सॉरी टू से, बट ये इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये जैसे क्लासेस में पढ़ाया था स्कूल में वैसे ही है आज भी, हार्ड वर्क हैज नो सब्स्टिट्यूट, तो वो करना जरूरी है। दूसरा मुझे लगता है कि बहुत फैंसी नहीं करना चाहिए अपने आइडिया को। ऑफ कोर्स अपने आइडिया के साथ हर किसी की अटैचमेंट होती है, बट हर चीज़ की वेरिफिकेशन कर लेनी चाहिए ऑन द ग्राउंड लेवल। हमने करीबन 6 महीने सिर्फ प्रोजेक्ट को पायलट में रखा था, जस्ट सो दैट वी वांटेड टू बी डबल श्योर कि जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, और मार्केट में उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि नहीं। तो मुझे लगता है वो एक रियलिटी चेक जरूर करना चाहिए। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे ऐसी लगती है, जो मैंने बहुत ही आफ्टर स्टम्बलिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स मैंने ये चीज़ समझी है, वो है कंसिस्टेंसी। बहुत लोग बहुत ब्राइट होते हैं, बहुत लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत लोग बहुत मेहनती होते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो है कंसिस्टेंसी। क्या हम रोज लगातार आर वी एमिंग टुवर्ड्स समथिंग एवरी डे, या फिर हम आज कर रहे हैं और 2 दिन मूड नहीं आया और फिर तीसरे दिन कर रहे हैं, तो आई थिंक वो थोड़ा सा नहीं चलता है। तो अगर आप कंसिस्टेंटली किसी चीज़ की तरफ विद अ प्रॉपर रियलिटी चेक कुछ बढ़ रहे हैं आगे, तो आई एम श्योर चीज़ें आपके लिए खुलेंगी। और छोटे लेवल पे चीज़ राइट कर देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप एक्सपैंड करेंगे और उसमें अगर कोई फॉल्ट था तो चीज़ें फटती हैं, थिंग्स विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू यू। और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, मुझे नहीं किसी ने बताया था, कुछ चीज़ें थी जो गलत थी, और जब हमने स्केल अप किया, जब एकदम से हमारा स्केल बढ़ा तो चीज़ें खराब हुई, चीज़ें फटी भी, हमने उसको बाद में मेंट किया। बट इट्स जस्ट एन एडवाइस फ्रॉम एन एक्सपीरियंस कि आप छोटे में ही सारी चीज़ों को अच्छे से करें, ताकि जब आप एक्सपैंड करें तो चीज़ें खराब ना हो। एंड लास्टली आई वुड आल्सो वांट टू टॉक अबाउट द बुक दैट यू हैव रिटन। सो बुक के बारे में प्लीज हमें कुछ बताइए, किस बारे में है, क्या कुछ थोड़ा। आई एम अ लिटिल स्पिरिचुअल, मेरी थोड़ी स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन 2017 से है, तो करीबन 4-5 साल हो गए हैं। सर्कमस्टेंशियल था, कुछ चीज़ें हुई, आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग लाइफ, व्हाई आर वी हियर, व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू। तो जब मैं पेंडेमिक में सब कुछ खत्म हो गया था, एवरीथिंग वाज शट एंड आई वाज बैक इन जम्मू एंड क्वारंटीन, तो उस समय बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं करने को, तो ऐसे ही कुछ लिखना शुरू किया। फिर वो लिखते लिखते 100-150 पेज हो गए, और फिर लगा कि ये तो बुक हो गई है अब। तो ये डायरी नहीं रही, बुक है, ये डायरी भी नहीं रही है। तो आई यूज्ड टू ब्लॉग, मैं मीडियम पे और मेरी खुद की वेबसाइट जिस पे मैं ब्लॉग बचपन से करती थी। मैं इनफैक्ट डेली एक्सेलसियर में फ्रॉम 7th ग्रेड आई यूज्ड टू राइट। तो मेरे को राइटिंग का इंटरेस्ट शुरू से था, बट कभी ऐसा मेन स्ट्रीम नहीं था, इट वॉज वेरी एक्सीडेंटली, इट्स एक्चुअली अ बुक बाय एक्सीडेंट। I wrote that book in I think 35 days and then launched it very recently. मैंने 1-1.5 साल में बुक लॉन्च नहीं करी, बट वो बुक सिर्फ उन चीज़ों के बारे में है जो हमें बचपन में सिखाई जाती है। फिर जब हम जिंदगी को खुद एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं और हमें समझ में आता है कि कैसे वो सारी चीज़ें गलत थी। कुछ चीज़ें हमारे माँ बाप बताते हैं अनकॉन्शियसली, कुछ चीज़ें सोसाइटी बताती है, कुछ चीज़ें हमारी अपब्रिंगिंग में बहुत नेचुरली आती हैं जो शायद इतनी सही नहीं है। तो आई थिंक इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, you know, that mistakes and the perceptions, and then finally you know it lands up to कि life क्या है और हम क्यों हैं, हम कैसे हैं। So it's a really spiritual book, but I think ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। I think everybody can read, उतना समझ मुझे लगता है सबकी है, और ऐसा मैं बहुत philosophical भी नहीं हूँ but बहुत practical executions, implementations जो मेरी whatever small life of 30 years I've had उससे हैं उसमें। So yeah. Great. Thank you so much. Thank you you for being here today. I think जो आपने टिप्स दी हैं, it would help at least me. मेरे को तो बहुत टिप्स from me, come on. नहीं, so it's quite helpful and आज का जो सेशन था मैं चाहती हूँ कि ये सब लोग देखें, सब स्पेशली जो फीमेल्स हैं जो अपना कुछ स्टार्टअप कर रही हैं या जो ऑलरेडी स्टार्टअप में हैं और उनको समझ नहीं आ रही है, अगर वो कुछ डिसीजंस ले रहे हैं जिसमें 100 लोग इन्वॉल्व हैं या वो शायद डिसीजन मेकिंग में उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जो उनके लिए हैं कि एटलीस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, जो आप करना चाहते हैं उसके बारे में फोकस्ड रहिए, एंड देयर इज नो अदर वे देन
डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क, तो उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है. So thank you so much. And thank you so much for inviting me. I think it's always so warm and special to be here. Thank you so much for inviting me.